नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। अगले साल देश में होने वाले राज्यसभा चुनाव कई मायनों में अहम होंगे। एक तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहीं राज्यसभा की 73 सीटें खाली होगी। 9 दिग्गज नेता रिटायर होने वाले हैं और इन चुनावों का असर देश की राजनीति पर और कई दिग्गज राजनेताओं के करियर पर पड़ने वाला है। कई नेताओं की विदाई राज्यसभा से होने वाली है, तो कई नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए अभी से जोड़ तोड़ में लग गए हैं। वहीं कांग्रेस के लिए दोबारा वो सीटें हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इन सीटों पर चुनाव के साथ बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है। राज्यसभा में एनडीए का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुसीबत कांग्रेस के लिए ही है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता जा रहे हैं और अब यहाँ पे लड़ाई यह है कि उन नेताओं को वापस लाया जाए या फिर पीछे जो लाइन में लगी हुई है उनको मौका दिया जाए। क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो ज़्यादा नेता हैं जो कि राज्यसभा आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास सीटें नहीं हैं। राज्य सरकार नहीं है, हिमाचल में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है। 3 सरकारों के बूते आप कितने विधायक, कितने राज्यसभा सांसद आप संसद में लेकर आ सकते हो? तो इसी की परेशानी इस वक्त कांग्रेस में चल रही है। 2026 में अप्रैल में, जून में, नवंबर में चुनाव होना है, जिनमें अगर हम ओवरऑल बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, हरदीप सिंह पुरी हैं, बीजेपी के जेडीयू के हरवंश नारायण हैं, रामदास अठावले हैं, प्रियंका चतुर्वेदी है, एचडी देवगौड़ा है। ऐसे कई नेता हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं बीजेपी की कई राज्यों में सरकारें हैं, तो उसके लिए रिपीट करना या फिर कुछ एक में बदलाव करना मुश्किल नहीं होगा। और क्योंकि बीजेपी की सीटें भी बढ़ने वाली है, महाराष्ट्र में विपक्ष के पास एक भी सीट नहीं आएगी, क्योंकि जो आंकड़ा कहता है उसके हिसाब से 37 सीटों की जरूरत होगी एक को जिताने के लिए। 7 उनकी सीटें खाली होने वाली है महाराष्ट्र में, लेकिन 37 सीटें किसी के पास नहीं है, तो बीजेपी को वहां फायदा होने वाला है। बिहार में सीटें बढ़ी है बीजेपी की, उड़ीसा में है बीजेपी के पास सीटें, तो यहाँ बीजेपी नए लोगों को ला सकती है, तो इसमें मुसीबत नहीं है। आप पुराने को रिपीट कर दो और जो लोग लाइन में लगे हैं उनको भी मौका दे दो। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या है, कांग्रेस की सीटें घटने वाली है। कौन कौन जाने वाला है और जो बड़े नेता है, ऐसे तो लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, अभिषेक मनु सिंघवी, शक्ति सिंह गोहिल, नीरज डांगी, दिग्विजय सिंह भी है। इनकी विदाई होने वाली है। दूसरे दलों की बात करें तो प्रियंका चतुर्वेदी हैं शिवसेना यूबीटी से। शरद पवार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राजद का भी सांसद अब नहीं रहने वाला है, जिनमें एचडी सिंह है, प्रेमचंद गुप्ता है। इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और इनमें अधिकतर अप्रैल और जून में खत्म हो रहा है। जैसे कि अप्रैल में दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, जून में है शक्ति सिंह गोहिल, नीरज डांगी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इनके कार्यकाल अब उनकी जगह पे चुनाव होंगे और अब इन्हें लाया कहाँ से जाएगा? कांग्रेस की समस्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कर्नाटक से इनको लाया गया था, लेकिन अब कब तक आप इनको लाएंगे? सबसे बड़ी बात इनके लिए ये हो रही है कि चुनाव में अभी 4 महीना 6 महीना है, तो उसके लिए चर्चा तो अभी से शुरू हो गई है। और बात ये हो रही है कि आप एक ही व्यक्ति को सारी चीज़ें क्यों देंगे? आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे को ही आप अध्यक्ष का पद भी देंगे, आप उन्हें सांसद भी बनाएंगे, तो आखिर एक ही व्यक्ति के पास क्यों होना चाहिए? जबकि यहाँ पे राहुल गांधी के करीबी लोगों की, राहुल गांधी के लिए काम करने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है। तो कर्नाटक में अगर आपकी सरकार भी है, आपके पास कुछ सीटें ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको किसी और नेता को मौका देना चाहिए। और खड़गे जो हैं वो अपना अध्यक्ष का पद संभाले, एक बड़ा पद उनके पास है ही। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष भी वही बने हुए हैं। इसी तरह से दिग्विजय सिंह की बात है। दिग्विजय सिंह लंबे समय से हैं, कोई आज से तो है नहीं। ये तो 2014 से बने हुए हैं, 2 बार कार्यकाल हो गया है इनका। तो आपको दूसरों को मौका देना चाहिए, क्योंकि आप राज्यसभा सांसद बनाते हैं तो एक अहमियत बढ़ती है, सांसद का दर्जा बढ़ता है। 6 साल के लिए आप राज्यसभा में होते हैं, तो दिग्विजय सिंह को ही क्यों मौका मिलना चाहिए? इनको मध्य प्रदेश से मिला हुआ है, शक्ति सिंह गोहिल इनको गुजरात से मिला हुआ है, नीरज डांगी राजस्थान से है। अब राजस्थान में एक बात ये चल रही है कि राजस्थान में बाहर से ये लोग लाते रहे हैं, जैसे केसी वेणुगोपाल भी राजस्थान से रहा करते थे। अभी तो उन्होंने इस बार लोकसभा लड़ा, क्योंकि अब वो केरल की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए।
और कल को हो सकता है कि विधानसभा में भी लड़के मुख्यमंत्री बनना चाहे, तो उनकी अपनी राजनीति चल रही है। लेकिन पहले वो राजस्थान से जाते थे, फिर सोनिया गांधी भी राजस्थान से जाती थी। अब नीरज डांगी को भी राहुल गांधी ने विशेष तौर पे वहाँ से बुलाया है। तो अब राजस्थान में जो इनके नेता हैं, उनका यह कहना है कि हमें कब मौका मिलेगा। आप बाहरियों को हमेशा ला रहे हैं, जो राजस्थान का व्यक्ति है, जो आपके लिए, पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो वहाँ पर क्योंकि सत्ता में तो कांग्रेस है नहीं, सत्ता में अगर होती तो आप अपनी पार्टी के नेताओं को वहाँ मौका दे देते हैं। किसी को मंत्री बना दिया, किसी को और कोई पद दे दिया, कमेटी में जगह दे दी, तो सबकी अपनी व्यवस्था चलती रहती है। लेकिन आप सत्ता में नहीं हैं और दो बार से नहीं हैं, तो ऐसे में आपके नेता करे तो क्या करे, विपक्ष में बैठे, तो ऐसे में होता है कि आपके जो बड़े नेता है उनको आप राज्यसभा भेज दो। लेकिन सीमित विधायक है, उसमें भी बाहरी लोग हैं, जैसे कि अभिषेक मनु सिंघवी के साथ हुआ। हिमाचल से बनना चाहते थे लेकिन हिमाचल से हार गए, तो कांग्रेस की खूब फजीहत हुई थी, तो इसलिए उन्हें लाया गया तेलंगाना से, क्योंकि तेलंगाना में ये जीते हैं और इनके पास ठीक ठाक सीटें हैं, तो वहाँ से इनको लेकर आए। अभी भी मुश्किल नहीं होगा अभिषेक मनु सिंघवी को लाना, तेलंगाना से ये ला सकते हैं, लेकिन क्या इन्हें लाया जाना चाहिए, सवाल इस पर है। क्योंकि अभी तो ये 2 साल के लिए लाए गए थे। अभिषेक मनु सिंघवी एक उपचुनाव के बाद ये आए थे, लेकिन अब तो 6 साल का कार्यकाल हो गया। अब जो 26 में शुरू होगा वो तो 30 के बाद ही ख़त्म होगा। अब सिंघवी इनके लिए केस भी लड़ते हैं। यह भी एक बात है कि कांग्रेस अपनी जेब से पैसा दे, इससे अच्छा तो है राज्यसभा सांसद बना दो, तो सरकार की सैलरी आ रही है, सरकार से सुविधाएं मिल रही है, तो कांग्रेस के जो वो केस लड़ते हैं उसके लिए वो पैसा नहीं लेंगे। यह भी एक तरीका होता है, और यह तरीका कोई एक पार्टी कांग्रेस ने ही अपना रही है। ममता बनर्जी ने भी भेजा था, कपिल सिब्बल को सपा के सहयोग से भेजा गया। केस लड़ते हैं, करोड़ों करोड़ों की फीस लेते हैं। कहाँ से लेते हैं ये पार्टियाँ? पार्टी फंड से इतना करोड़ की फीस कैसे देगी? अरविंद केजरीवाल ने सरकारी पैसों से फीस दी, अभिषेक मनु सिंघवी को 18 करोड़ फीस दी हुई है। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 18 करोड़ की पेमेंट कर दी। अब अभिषेक मनु सिंघवी भी इनका पूरा केस लड़ते रहेंगे। 18 करोड़ की पेमेंट है, वो कोई 2-4 हियरिंग की पेमेंट तो है नहीं, वो केस लड़ने की पेमेंट है। अब एक बार की वन टाइम पेमेंट हो गई है इनकी। शराब घोटाले से लेकर उनके तरह तरह के केस लड़ रहे हैं। बाकी जो होगा वो कल को पार्टी फंड से दे देंगे। तो इन्होंने तो जनता के पैसे को सिंघवी को दिया है। राहुल मेहराम एक वकील है, उनको भी 5 करोड़ दिए हुए थे। तो ये सरकारें अपनी सरकारी फंड से या तो दे देती है कि सरकार का केस लड़ रहे हैं, या फिर राज्यसभा भेजकर तो भी सरकारी पैसा जाता है, घुमा फिरा के जनता का पैसा जाता है। ये बड़े बड़े वकीलों को ये पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जेब से पैसा नहीं दे रही, जनता का पैसा ही दे रही है। इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी को लाना एक मजबूरी हो सकती है। लेकिन अब कांग्रेस करे तो क्या करे, लाइन में कितने लोग हैं। पवन खेरा दिन रात राहुल गांधी की चापलूसी में लगे रहते हैं, हर तरह से बचाव करो राहुल गांधी का। जब भी राहुल गांधी उठपटांग बयान देते हैं तो आ जाते हैं पवन खेरा बचाव करने के लिए। आखिर क्यों? क्या प्रवक्ता बनने के लिए? मीडिया भी देख रहे हैं कांग्रेस का, कुछ तो चाहते होंगे, ना तो चुनाव लड़ते हैं, ना कोई और सुविधा, ना सरकार में। कहीं तो आप क्या चाहे, कम से कम सांसद ही बना दे। पवन खेरा लाइन में है। सुप्रिया सिन्हा ने इतनी भर भर के गालियां देती हैं मीडिया में, अब शब्द बोलती हैं, अपनी छवि खराब कर ली है। यहाँ तक कि प्रवक्ता के तौर पर भी अब उन्हें नहीं बुलाया जाता। ऐसा बहुत कम वो दिख रही हैं, लंबे समय से तो दिख ही नहीं रही हैं। आखिर किसके लिए कर रही हैं? राहुल गांधी के पीछे क्यों लगी हैं? कुछ तो फ़ायदा मिले। क्या ऐसे प्रवक्ता बनने के लिए तो नहीं होता? सोशल मीडिया लीड कर रही हैं, सांसद बनने की चाह है उनकी भी, वो भी बनना चाहती है सांसद। एक इनकी प्रवक्ता है रागिनी नायक। ये सब सोशल मीडिया पे लगे पड़े हैं कांग्रेस के गुणगान करने के लिए। तो ये हर कोई चाहता है कि इनको मिले मौका। बीजेपी ने भी दे रखा है, अपने सुधांशु त्रिवेदी इनके प्रवक्ता हैं, उनको सांसद बनाया हुआ है। बीजेपी के और भी नेता कार्यकर्ता प्रवक्ता हैं, वो उम्मीद करते हैं कि उनको बनाया जाए, हो सकता है आगे औरों को मौका मिले। तो ये कांग्रेस के भी उम्मीद करते हैं। तो कांग्रेस के साथ स्थिति यह है कि गिने चुने राज्य इनके पास बचे हैं जहां से ये भेज सकते हैं।
अभी इन्हें केरल के चुनाव से कुछ उम्मीद है कि वहाँ से अगर जीत जाते हैं तो वहाँ से भेजा जाए, लेकिन यहाँ कर्नाटक में उम्मीद कम है कि यहाँ चुनाव कल को जीतेंगे या हारेंगे। और बिहार में जो था वो तो इनके पास रहा नहीं। वैसे भी इनके पास बिहार में स्थिति नहीं थी, लेकिन राजद के पास थी। अब राजद के भी हाल खराब है, इनके भी वापसी नहीं होने वाली। और पश्चिम बंगाल के कुछ हैं, टीएमसी वापसी करा सकती है। टीएमसी के पास अभी विधायक है, लेकिन अगर चुनाव जीतती है हारती है इनके ऊपर है। महाराष्ट्र में तो बिल्कुल गायब है। देखिए राज्यसभा में चुनाव कैसे जाता है, इसका पहले समीकरण समझिए। जिस राज्य की जितनी सीटें खाली होती है उसमें एक जोड़ा जाता है, उसके बाद जितनी विधानसभा की कुल सीटें हैं उससे भाग दिया जाता है, फिर जो संख्या आती है उसमें एक जोड़ा जाता है, जिससे उस पर फिर जो संख्या बनती है उतनी सीटें, आपको इतने वोट चाहिए होते हैं राज्यसभा में जीतने के लिए। महाराष्ट्र के उदाहरण से समझिए। महाराष्ट्र में 7 सीटें खाली होने वाली है। अगर एक साथ 7 सीटें खाली हो तो वैसे तो एक साथ नहीं होगी, लेकिन अगर 7 सीटें एक साथ खाली हो तो 7 + 1 8। अब कुल विधानसभा सीट है 288। अब 8 से भाग देंगे तो आपकी संख्या आ गई 36। 36 में एक जोड़ेंगे बनेगा 37। अब कोई भी अगर इस चुनाव में उतरता है तो उसको 37 वोट चाहिए जीतने के लिए। एक उम्मीदवार को वोट चाहिए होंगे 37, और इसमें वोट ट्रांसफ़र भी होता है। एक को अगर उतने वोट नहीं मिलते हैं तो उसका वोट दूसरे के पास चला जाता है, तो यह भी ट्रांसफरेबल भी है। तो अगर इस समीकरण के हिसाब से कांग्रेस के पास ज़्यादा मौके बचते नहीं हैं, इसीलिए राज्यसभा सीट के लिए अभी से लॉबिंग शुरू हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे घबराए हुए हैं कि उनकी राज्यसभा की कुर्सी जा सकती है। बहुत नेता प्रतिपक्ष बनकर अपना बैठे हैं, अध्यक्ष के तौर पर तो कोई पूछता नहीं है, सिर्फ वो हार का क्रेडिट लेने के लिए उनको रख रखा है। लेकिन यहाँ सांसद के तौर पर एक अहमियत होती है, बैठकों में शामिल होना होता है, विपक्ष को लीड करते हैं, लेकिन अब वो भी उनका मुश्किल है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में तो वैसे ही उनका महत्व लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन यह राज्यसभा की सीट थी, अब वो भी जाती हुई दिख रही है। तो इनके बड़े बड़े नेताओं का राज्यसभा से पत्ता साफ होने वाला है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर फिर से रिपीट किया जाता है तो कांग्रेस में फिर से द्वंद्व होगा, क्योंकि जो लोग सोच के बैठे हैं कि अभी 2026 में हम राज्यसभा में जाएंगे, राहुल गांधी हमें भेजेंगे, तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा और कांग्रेस के अंदर हालत खराब होनी ही है। चाहे रखे या न रखे, जिन्हें हटाएंगे वो भी अपनी नाराज़गी जाहिर करेंगे। लेकिन इसके साथ एक और समीकरण और बदलेगा, वह है राज्यसभा में संख्या। एनडीए के पास 136 सीटें हैं राज्यसभा में और बीजेपी के पास 103 है। इंडिया के पास 78 है और कांग्रेस के पास 27 है। कांग्रेस की सीटें कम होनी ही है, यूबीटी भी कम होगी। प्रियंका चतुर्वेदी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, यह कहाँ से आएंगी पता नहीं। सपा में लगी हुई है कि सपा की तरफ से कुछ मौका मिल जाए या बीजेपी की तरफ से मिल जाए। पीएम मोदी की भी तारीफ करने में लगी हैं और उनसे मिलती भी रहती हैं। शरद पवार का सांसद का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। शरद पवार की पार्टी के पास भी विधायक नहीं है, तो वो भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। राजद की तरफ से तो वो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। राजद के पास इतनी सीटें होनी नहीं है कि वो वहाँ से किसी को भेज सके, तो वो सीटें कहाँ जाएंगे? जदयू में जाएंगे या बीजेपी में जाएंगे? बीजेपी जीतती है तो वह सीटें बीजेपी के खाते में आने ही वाली है। तो ये 75 सीटें जो खाली होने वाली है, उनसे बीजेपी और एनडीए का आंकड़ा बहुत बढ़ेगा और वो बहुमत की तरफ बढ़ेंगे राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत को लेकर बहुत चर्चा होती है कि एनडीए के पास नहीं है, बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है। एनडीए मिलाकर तो वो जाता है, लेकिन बीजेपी के पास नहीं है, तो बीजेपी यहाँ बहुमत के और करीब पहुँच सकती है। तो इन समीकरणों से भी बड़ा बदलाव आपको राज्यसभा में देखने को मिलेगा। कांग्रेस के अंदर आपको एक नई लड़ाई 2026 में देखने को मिलने वाली है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।